हेलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर बेटा हम लोग लेकर के आए हुए हैं। अभी तक पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की रेट पर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अपना इफेक्ट डालते हैं। तो वहां पे हमने पढ़ा था बेटा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते थे तो रेट बढ़ जाती थी। उसके बाद हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर बढ़ जाता था तो रेट बढ़ जाती थी। फिर पढ़ा था हमने इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ सनलाइट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कई सारी चीजों को हमने वहां पे पढ़ा था। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। जरा इसके बारे में देखते बेटा ये है क्या चीज। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो बेटा एक रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं। रिएक्शन क्या है अपने पास, कोई एक रिएक्शन है ए गिव्स प्रोडक्ट पी। कोई एक रिएक्शन हमने लिया बेटा जिसमें रिएक्टेंट कौन है कैपिटल ए और प्रोडक्ट कौन है कैपिटल पी। मान लेते हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है बेटा स्मॉल ए और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो जाएगा बेटा 0। ये कहानी तब होगी जब रिएक्शन इनिशियल पोजीशन पर हो, यानी एट इनिशियल। जब रिएक्शन हमारी इनिशियल कंडीशन पर होगी तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए मान लिया जाएगा बेटा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा। इनिशियल कंडीशन का मतलब समझो क्या होता है। इसी इनिशियल कंडीशन में कभी कभी लिखा रहता है t इज इक्वल्स टू 0, मतलब टाइम हमारा क्या है बेटा 0 है। टाइम 0 है इसका मतलब अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है और रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी बेटा तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, और प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो कोई पूछे कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है तो कितना मान लिया जाएगा, 0 मान लिया जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट अभी बना नहीं है और प्रोडक्ट नहीं बना है तो मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना हुआ बेटा 0। अब हम मान लेते हैं कि किसी टाइम टी पर, यानी आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, किसी टाइम टी पर प्रोडक्ट के कितने मोल बन गए बेटा x मोल। तो रिएक्टेंट बचा कितना, पहले कितना था a में से x निकल गया, कितना बचा बेटा a माइनस x। इनिशियल कंडीशन पर रिएक्टेंट a मोल था, प्रोडक्ट हमारा 0, मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। रिएक्शन स्टार्ट अगर नहीं होगी तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं बेटा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा। किसी टाइम टी में, यानी टी मिनट के बाद या टी सेकंड के बाद हमने देखा कि प्रोडक्ट हमारा x मोल बन गया तो रिएक्टेंट कितना बचा बेटा a माइनस x। आपकी बुक में कभी कभी इसी को लिख देते हैं बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट और कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। तो आप चाहे a और a माइनस x लिख लें बेटा, चाहे आप a नॉट या a टाइम t पर लिख लें, दोनों बातें एक ही हैं, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। हम बेटा इस रिएक्शन की रेट निकालना चाह रहे हैं, आइए जरा इस रिएक्शन की रेट लिखते हैं बेटा। तो R इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा K, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना बचा है A माइनस x, तो यहाँ पे हमने लिख लिया बेटा A माइनस x। याद करें हमने आपसे कहा था कि हम लोग अपनी काइनेटिक्स में कभी भी एवरेज रेट नहीं लिखेंगे, हमेशा इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे। और यहाँ से इंस्टेंटेनियस रेट लिखे बेटा तो R की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A, यानी A माइनस x। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? अब हमें पढ़ना क्या है, हम वास्तव में पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट।
हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं बेटा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक का मतलब हुआ कि कोई एक फिक्स वैल्यू होगी बेटा जो कभी चेंज ना हो रही हो, चेंज होगी भी तो वो रिएक्शन अलग होगी, वो कंडीशन अलग होगी, लेकिन किसी पर्टिकुलर कंडीशन में उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। अब जरा देखो ध्यान से, हम करते क्या है, अगर यहां से कंसंट्रेशन यानी a माइनस एक्स की वैल्यू को अगर हम यूनिटी कर दें, यानी हम कह सकते हैं बेटा कि इफ a माइनस एक्स की पावर कितना लगा दे बेटा, 0। और आप मैथ पढ़े हैं बेटा, मैथ कहती है कि किसी की भी पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी ये वैल्यू क्या हो गई बेटा, यूनिटी हो गई, 1 हो गई ये वैल्यू। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? इस 1 को अगर हम यहाँ रख दें तो जरा देखो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन dx अपॉन dt किसके बराबर हुआ बेटा, k इंटू 1। k इंटू 1 का मतलब हुआ कि dx अपॉन dt किसके बराबर हो गया, k के। अब इसी k को, ये जो हमारा k है बेटा, इसी k को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या कभी कभी बेटा प्यार से हम लोग इसे रेट कांस्टेंट भी बोल दिया करते हैं। तो आप चाहे जो बोले, रेट कांस्टेंट कहें या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहें, दोनों बातें बराबर हैं। जरा ध्यान से देख बेटा, a माइनस एक्स की पावर कितनी है, 0, यानी कंसंट्रेशन की पावर कितनी है बेटा, 0। तो कंसंट्रेशन की अगर पावर 0 हो गई तो कंसंट्रेशन को हम कितना भी बढ़ा लें, के पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कंसंट्रेशन को डबल करो, 2 टाइम्स करो, 3 टाइम्स करो, 10 टाइम्स करो, 100 टाइम्स कर दो, 100 टाइम्स भी अगर इसे करते हो तो इसकी पावर 0, और 100 की पावर अगर 0 हुई बेटा तो वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी रेट कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए या कंसंट्रेशन को घटाया जाए, रेट कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। बोलो क्या इतनी बातें समझ में आई? अब याद कर बेटा, शायद हम लोगों ने देखा था आइडियल गैस इक्वेशन से, अगर हम देखें तो आइडियल गैस इक्वेशन थी PV इज इक्वल्स टू nRT। अगर हम यहां से V को उस तरफ ले जाए तो P इज इक्वल्स टू N बाई V इंटू RT। ये दोनों लोग तो बेटा कांस्टेंट हुआ करते थे, N बाई V, इसी को शायद हम लोग कंसंट्रेशन बोला करते थे। यानी कि प्रेशर डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पर। यानी अगर कंसंट्रेशन बढ़ाने पर इस K पर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो प्रेशर बढ़ाने पर भी K पर कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब चाहे आप प्रेशर बढ़ा ले चाहे प्रेशर घटा ले, इन पर अगर कंसंट्रेशन बढ़ने पर बेटा रेट कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है तो देखो कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल टू किसके है, प्रेशर के। यानी प्रेशर के बढ़ने घटने पर भी रेट कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इतनी बातें समझ में आती बच्चा? एक बार फिर से देख लो, हमने क्या पढ़ना था, रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। हमने एक रिएक्शन लिया बेटा, A इज इक्वल्स टू P, A रिएक्टेंट है, P प्रोडक्ट है। इनिशियल टाइम पर हमने मान लिया कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन A है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बेटा 0 है। आफ्टर टाइम टी, अच्छा इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या हुआ बेटा, अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, और अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। आफ्टर टाइम टी, किसी टाइम टी में हमने देखा कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो गया बेटा स्मॉल x। अच्छा प्रोडक्ट बनता किसमें से है, रिएक्टेंट से बनता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना लिया, A, तो कितना हुआ A माइनस एक्स। तो इसकी रेट लिखें तो R इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, R इज इक्वल्स टू बेटा K इंटू कंसंट्रेशन, बचा हुआ कंसंट्रेशन A माइनस एक्स, dx अपॉन dt। हमने कहा हमेशा आप इस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लेके चलेंगे बेटा, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू k इंटू a माइनस एक्स। अगर a माइनस एक्स को यूनिटी यानी कंसंट्रेशन को यूनिटी कर दे तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हुआ, k के, और इसी k को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग बेटा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये जो k की वैल्यू है यानी रेट कांस्टेंट जो है हमारा किन किन बातों पर डिपेंड करता है और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो रेट कांस्टेंट के ऊपर अपना इफेक्ट डाल सकते हैं और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनसे रेट कांस्टेंट कभी भी अफेक्टेड नहीं होती है। आज आगे बढ़ते हैं बच्चा, तो हम कुछ ज्ञान की बातें सीखते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स किसके लिए पढ़ते बेटा? द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के। हम इस के की बात करते हैं, इस के की वैल्यू की बात करते हैं और देखते हैं इस के की वैल्यू पर कौन कौन अपना इफेक्ट डालता है। नंबर 1, तो आप कहेंगे कि द वैल्यू ऑफ के इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड catalyst and does not depends on concentration and pressure। तो बेटा जो k की वैल्यू है वो हमेशा किस पर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी और किस पर डिपेंड करेगी बेटा? कैटलिस्ट पर डिपेंड करेगी। क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी। अच्छा क्यों बदल जाएगी बेटा? जरा उसका रीजन समझें आप। जैसे मान लो हमारे पास एक कोई ग्लास है, ये 2 ग्लास है बेटा अपने पास। एक ग्लास में हमारे पास कोल्ड वाटर है और एक ग्लास में बेटा हॉट वाटर है। अब आप सोचिए हमने इसमें शुगर के पार्टिकल को डिसॉल्व किया बेटा, तो तुम बताओ किस ग्लास का पार्टिकल जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा? जाहिर सी बात है बेटा हॉट वाटर में शुगर पार्टिकल जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। यानी इसकी जो रेट होगी वो कैसी होगी बेटा? फास्ट होगी डिसॉल्व होने की। और यहाँ इसकी जो रेट होगी शुगर पार्टिकल के डिसॉल्व होने की वो कैसी होगी? स्लो होगी। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ जाती है बेटा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट अफेक्टेड हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई मतलब dx अपॉन dt की वैल्यू बेटा अगर बढ़ गई तो dx अपॉन dt ही किसके बराबर है? k के। अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा तो k की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी कि अगर हम किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। क्या टेम्परेचर की बातें समझ में आई? सेम इसी तरीके से कैटलिस्ट होता है बेटा। अगर हम कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट याद करो, हमने आपको कल बताया था बेटा, कल के लेक्चर में बताया था कि कैटलिस्ट 2 तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है और एक निगेटिव कैटलिस्ट होता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है और निगेटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन घट जाती है। यानी अगर कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ा घटा सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है बेटा रेट के बढ़ने पर के बढ़ जाएगा और रेट के घटने पर के घट जाएगा। तो याद रखना हमेशा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। और किस पर डिपेंड करेगी बेटा? कैटलिस्ट पर डिपेंड करेगी। ये कभी भी डिपेंड नहीं होती है किसके ऊपर? कंसंट्रेशन और प्रेशर के ऊपर। यानी कंसंट्रेशन और प्रेशर रेट कांस्टेंट पर इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं। वजह क्या है बेटा? समझो, अभी अभी हमने आपको बताया था कि dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू के a माइनस एक्स, ऐसा कुछ था बेटा। याद करो a माइनस एक्स, इसी को ही तो हमने क्या किया था? यूनिटी बनाया था, 0 किया था बेटा। इसकी पावर 0 कर दिए थे तो इसकी जगह पे वैल्यू किसके बराबर आ गई थी? 1। यानी कंसंट्रेशन को हम कितना भी बढ़ा लें, कंसंट्रेशन को कितना भी घटा दें, रेट ऑफ रिएक्शन कभी चेंज नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू बेटा यूनिटी है, 1 आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि पावर उसकी कितनी है? 0 है।
तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। और अभी आपने देखा था बेटा यही प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर, यानी जहां जहां कंसंट्रेशन होगा वहां वहां हम प्रेशर रख सकते हैं। अगर रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कंसंट्रेशन नहीं इफेक्ट कर पाती है तो प्रेशर भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि वैल्यू उसकी क्या होगी बेटा, यूनिटी होगी। क्या इतनी बातें समझ में आती बच्चा? तो याद रखेंगे आप कि वैल्यू ऑफ के यानी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट हमेशा डिपेंड किसके ऊपर करेगी बेटा, या तो टेम्परेचर के ऊपर या तो फिर कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। क्या इतनी बातें समझ में आती बच्चा? आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, दूसरा पॉइंट बेटा, किसी फिक्स टेम्परेचर पर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है यानी स्पेसिफिक होती है, यानी कह सकते हैं फॉर a particular temperature, the value of k is specific। वैल्यू ऑफ के कैसा होता है बेटा, स्पेसिफिक होता है, मतलब ये कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर आप टेम्परेचर नहीं चेंज करेंगे तो के कभी चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर नहीं चेंज करेंगे बेटा तो उस रिएक्शन की रेट नहीं बदलेगी, और रिएक्शन की रेट नहीं बदली तो कभी भी के चेंज नहीं हो सकता है। तीसरी बात बेटा, फॉर डिफरेंट रिएक्शन, फॉर टू different reaction for two different reaction at a temperature the value of k is different। अगर रिएक्शन डिफरेंट है बेटा, चाहे वो किसी फिक्स टेम्परेचर पर ही क्यों ना हो, दोनों रिएक्शन की जो वैल्यू होगी के की वो हमेशा बेटा अलग होगी, ये वैल्यू हमेशा चेंज होगी डिफरेंट रिएक्शन के लिए। जैसे N2 + 3H2 = 2 NH3, और इसकी जो K होगी वो हमेशा डिफरेंट होगी, H2 + I2 = 2HI। यानी हाइड्रोजन आयोडाइड के फॉर्मेशन का रेट कांस्टेंट और अमोनिया के फॉर्मेशन का रेट कांस्टेंट ये हमेशा अलग होगा, चाहे टेम्परेचर सेम ही क्यों ना हो, हमेशा अलग होता है बेटा। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? इतनी बातों को नोट करो, फिर आगे बढ़ते बेटा। अब हम लोग बेटा चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, देखते वो चौथा पॉइंट कौन सा होता है। तो कहते हैं फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर the value of k is different normally। अब आप एक कह सकते हैं सर आपने नॉर्मली शब्द लगाया है। हाँ बेटा हमने नॉर्मली लगाया है क्योंकि कभी कभी टेम्परेचर इफेक्ट नहीं कर पाता है। अभी आगे हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। जब एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाती है किसी भी रिएक्शन की, तो उस रिएक्शन पर टेम्परेचर अपना इफेक्ट नहीं डाल पाता है, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कब? जब एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पे नॉर्मली वर्ड लगाया। मैंने लिखा क्या बेटा, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के इज डिफरेंट। कोई एक रिएक्शन है, जैसे हमने रिएक्शन लिया बेटा, सपोज दैट H2 + I2 रिवर्सिबिलिटी टू या इक्वल टू 2HI।
इस रिएक्शन को अगर हमें कराना है बेटा, तो अगर मान लो हमने 25 डिग्री सेल्सियस पर कराया तो उसकी रेट कांस्टेंट आई K1, और अगर यही टेम्परेचर हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस पे कराएंगे बेटा तो कभी भी K1 K2 के बराबर नहीं होगा। टेम्परेचर अलग है तो रेट कांस्टेंट अलग होगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने की वजह से रेट कांस्टेंट बेटा डिफर कर जाता है। लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हुई, अगर किसी रिएक्शन की इफ एक्टिवेशन एनर्जी जीरो, किसी भी रिएक्शन की बेटा एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हुई, तो याद रखना टेम्परेचर यानी रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज जीरो, then rate of reaction does not depends on temperature। अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी अगर इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो गई तो रेट टेम्परेचर को आप कितना भी बढ़ा घटा लीजिए, इसकी वैल्यू पर कभी कोई फर्क नहीं आएगा। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं यूनिट ऑफ के। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे बेटा यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के की यूनिट देखते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट देखते हैं। तो बेटा एक मैं यूनिवर्सल यूनिट बना रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। यूनिट के की यूनिट किसके बराबर हुई बेटा? मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अब कोई पूछे कि सर n क्या है, तो बता देना बेटा n उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये n क्या है बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब अगर मैंने कहा कि n की वैल्यू जीरो रखो, n की वैल्यू कितनी रखनी है बेटा? जीरो करनी है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई? जीरो। यानी हमने बात करी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। हमने किसकी बात करी बेटा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जरा यूनिट देखेंगे बेटा क्या हो सकती है। यहाँ n की वैल्यू जीरो करो, 1 माइनस जीरो यानी वैल्यू कितनी आई? 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? मोल टू द पावर 1, तो 1 ही रहा। लीटर अंदर कितना बेटा? -1, बाहर कितना? +1, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस हुआ, 1 1 जा 1 यानी आया -1, और बचा क्या है अपने पास बेटा? सेकंड इनवर्स। यानी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट के की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। दूसरी बात करते बेटा, हम कहते हैं कि n इज इक्वल्स टू 1। हमने किसकी वैल्यू 1 रखा? n की वैल्यू 1 रखा, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई बेटा? 1। यानी हमने बात करनी है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम किसकी बात करने वाले बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करने वाले। जरा देखो यहाँ n की वैल्यू 1 रखो तो 1 माइनस 1, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ बेटा, वैल्यू आ गई 0। और किसी की पावर अगर 0 हो गई तो वो यूनिटी हो जाती, 1 हो जाता है। तो इसकी जगह पे हमने 1 किया, बचा क्या? सेकंड इनवर्स। तो ये हो गया हमारा सेकंड इनवर्स। क्या इतनी बातें समझ में आती है बेटा? अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर। हमने कहा n इज इक्वल्स टू 2। बेटा n की वैल्यू कितनी रखनी है अपने को? 2 रखनी है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ बेटा? 2। यानी हम किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं? फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। जब बेटा जरा देखो 1 माइनस n, 1 माइनस 2, n की जगह पे मैंने क्या रखा? 2। यहां लिख देता हूं 1 माइनस 2, n की जगह पे क्या रखा बेटा? 2। 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया? 1। यानी 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया? 1। और यहाँ पे बेटा माइनस किसके सामने? 2। ये वैल्यू बड़ी है तो क्या लगा दिया? माइनस का 1। यानी यहाँ पे पावर कितना आया? -1। तो मोल की पावर -1। तो क्या हो गया बेटा? मोल इनवर्स।
देखो लीटर की पावर अंदर कितनी है -1, बाहर भी कितनी आई -1, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया प्लस, 1 1 जा 1 यानी आ गया बेटा लीटर। और बचा क्या अपने पास सेकेंड इनवर्स। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? आगे देखो चौथा पॉइंट, अगर n की वैल्यू हमने कर दिया 3, n की वैल्यू कितना किया बेटा हमने 3 किया, यानी ऑर्डर हमने कितना कर दिया 3। फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जरा देखो यहाँ n की जगह पे 3 रखो तो 1 -3, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ कितना है बेटा 2, 3 की वैल्यू बड़ी है, यहाँ माइनस है तो आगे क्या लगा दिया माइनस, यानी पावर कितनी निकल के आई -2। देखो मोल लीटर इनवर्स की पावर कितनी आई बेटा -2, यानी बना क्या मोल की पावर -2 लीटर। देख बेटा अंदर है -1 बाहर है -2, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस कितना आ गया 2, और बचा क्या है बेटा अपने पास सेकंड इनवर्स। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? जरा वैल्यू आपके यूनिट ऑफ के मैं फिर से समझा देता हूँ बेटा। एक यूनिवर्सल यूनिट बनाया हमने मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस n, n क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इनटू सेकंड इनवर्स। अगर n की वैल्यू 0 कर दिए यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो गई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 आया बेटा तो 1 माइनस 0 1 हुआ, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। n की वैल्यू 1 कर दिया यानी हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करी तो 1 माइनस 1 वैल्यू 0 हो गई, और किसी की पावर अगर 0 होती है बेटा तो वैल्यू 1 हो जाता है, तो यहाँ तक तो पूरा 1 हो गया, बचा क्या सेकंड इनवर्स। अब हमने क्या किया n इज इक्वल टू 2 कर दिया बेटा, n की जगह पे 2 रखा, 1 माइनस 2 आया कितना माइनस का 1, -1 आ गया बेटा तो कितना आया मोल -1 लीटर। देखो अंदर क्या है -1 और यहां से कितना आया पावर -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो आगे बेटा लीटर सेकंड इनवर्स। ऐसे अगर n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बनेगी, 1 माइनस 3 आएगा बेटा -2, यानी मोल -2 लीटर की पावर 2, और बचा क्या सेकंड इनवर्स। क्या यूनिट समझ में आती बेटा? इतनी बातों को नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। मान लो क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसा दे दिया गया, उसने यूनिट दे दी और यूनिट देके पूछ रहा है कि इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। पर बताइए जरा, मैं क्वेश्चन को पहले लिख दे रहा हूं, सुनना जरा ध्यान से। फॉर अ रिएक्शन A is equals to P, the value of K is equals to 2.8 into 10 to the power minus 3 mole 1/2 लीटर की पावर 3/2 सेकंड इनवर्स। then calculate order of रिएक्शन। आ जाए बेटा। अब दिक्कत इस बात की है, हमको रिएक्शन पता है, हमें के की वैल्यू पता है और के की बेटा यूनिट दी गई है मुझे। अब इसी यूनिट के मदद से हम इस रिएक्शन की ऑर्डर निकालेंगे बेटा। तो देखो क्या हो गया, तो हम हेडिंग डालेंगे इफ यूनिट ऑफ के इज गिवन, if unit of K is given then order of reaction। अगर किसी भी रिएक्शन के K की यूनिट दी गई हो और उस रिएक्शन का ऑर्डर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे बेटा? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, बेटा जो यूनिट दी गई है ना उसमें लीटर को पकड़ लो, केवल लीटर को। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे पावर ऑफ लीटर अब +1। कुछ नहीं करना बेटा, उस यूनिट में लीटर की जितनी पावर दी गई हो
उसमें आप एक जोड़ देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। जैसे जरा इस रिएक्शन को देखो बेटा, इसमें यूनिट ऑफ के कितनी दी गई है, यूनिट को देखना बेटा, क्या दिया गया है, मोल टू द पावर 1/2, लीटर टू द पावर 3/2 और सेकेंड इनवर्स। कुछ नहीं करना बेटा, ऑर्डर हमें निकालना है, निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जरा देखो बेटा, लीटर की पावर कितनी दी गई है, देखना जरा ध्यान से, 3/2, लीटर की पावर कितनी दी गई, 3/2, तो आ गया, हमने लिख लिया 3/2 और प्लस का 1 कर दीजिए। अब मैथमेटिक्स तो आपको आती है कि बेटा, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 2/2 यानी आया बेटा 5/2, कितना आ जाएगा 5/, इसको और बढ़िया सॉल्व करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, 2 से डिवाइड करिए इसको, तो 2 2 जा 4, 1 कैरी आ गया बेटा, पॉइंट लगा देंगे, 0 हो जाएगा, 2 5 जा 10, यानी ऑर्डर कितनी निकल के आ गई बेटा 2.5, इस रिएक्शन की ऑर्डर हो गई। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा, बोलो, इतनी बातों को आप पढ़ते रहिए, मस्त